तो बच्चों, मैं आज सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा म्यूजिक दिखाना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग हिंदी व्याकरण के अनुस्वर के बारे में अच्छे से समझेंगे। उससे पहले छोटा सा मैजिक ट्रिक देखिए और आनंद उठाइए। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि देखिए मेरा हाथ में एक क्या है? थम्स अप। आप सब जानते हैं क्या है? थम्स अप है। और इस थम्स अप को मैं एक एक इसमें रख रहा हूं। देखिए मेरे पास एक, ये देखिए पूरा क्या है, ये एक खोखा है ना। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मैं थम्स अप पकड़ा हूं, इस हाथ में देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है? थम्स अप है ना। इस थम्स अप को मैं देख सकते हैं इसमें इसमें मैं इसमें देख रहे हैं, मैं इसमें डाल रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए थम्स अप इसमें है, ये है, मैं इसको डाल रहा हूं। आप लोग देखते रहिए इसको, है ना। ये मैं डाल दिया हूं, उसके बाद देखते रहिए। और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि उसके बाद देखिए ये थम्स अप जो है, इसको मैं पकड़ के खींचना है। देखिए थम्स अप क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, खोल निकल गया। और ये देख सकते हैं, ये पूरा हो गया है, देख सकते हैं। आप लोग को कैसे लगा बताइएगा। और इसके बाद मैं आप लोग को अनुस्वर का प्रयोग के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे हम लोग अनुस्वर के बारे में देखते हैं। हिंदी व्याकरण में अनुस्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और हम लोग अनुस्वर को बिंदु भी कहते हैं। और इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, कहाँ करते हैं, आदि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुस्वर क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे मैं यहाँ बोर्ड में लिखा हूं, एक बार देख लेंगे इसमें कि अनुस्वर को ही हम बिंदु कहते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ होता है अनु धन स्वर, अर्थात तो स्वर के बाद आने वाला उच्चारण में म अंग की मात्रा है ना, म अंग की ध्वनि निकलती है। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। ठीक है, ये जो है अनुधन स्वर से बना है, अर्थात स्वर के बाद आने वाला ये उच्चारण में इसका म का उच्चारण, नाक से निकलने वाला ध्वनि है ना, म का उच्चारण में अंग की मात्रा जैसे ये है ना, की ध्वनि निकलती है। हिंदी में लिखते समय इसको शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे शिरोरेखा। शिरोरेखा किसको कहते हैं? जब हम कोई भी अक्षर को लिखते हैं या शब्द लिखते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग ये देखिए लाइन जो खींचते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आड़ी लाइन जो खींचते हैं, उसी लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग शिरोरेखा। तो जैसे कोई भी शब्द हम लोग लिखते हैं, जो भी अक्षर लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में शिरोरेखा अवश्य लगाई जाती है। जैसे हम लोग क लिख रहे हैं, यहाँ पर क लिखे तो इसके ऊपर में ऐसा जो लकीर खींचते हैं, इसी को हम लोग शिरोरेखा कहते हैं। तो इस शिरोरेखा के ऊपर में जो एक बिंदु के लगता है, जैसे यहाँ एक बिंदु लगा दिए, इसी को हम लोग कहते हैं अनुस्वर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुस्वर। और इसका उच्चारण देखेंगे, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि अनुस्वर नासिक्य ध्वनि है। नासिक्य ध्वनि है मतलब ये, नासिक ध्वनि किसको कहेंगे? नासिक्य ध्वनि मतलब जो नाक से उच्चारण में जब नाक से उसकी ध्वनि निकलती है, जिसको हम लोग नासिक्य ध्वनि कहते हैं, है ना। तो जो नाक से निकलती है ऐसा ध्वनि, जिसको हम लोग नासिक्य ध्वनि कहते हैं, को दर्शाता है, दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के देखें, यहाँ जंगल, यहाँ क्या है? अनुस्वर लगा हुआ है। यंत्र, तो यहाँ पर लगा हुआ है। उसी प्रकार गणतंत्र, तो यहाँ पर त में लगा है तंत्र आदि। ऐसे जो है बहुत सारे उदाहरण हैं जो अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसका प्रयोग, अनुस्वर का प्रयोग कहाँ
और कैसे होता है। ध्यान से देखेंगे आप लोग कि अनुस्वर का प्रयोग कहां और कैसे होता है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इसको समझने के लिए इससे पहले हम लोग को ये पंचवर्ग को जानना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं यहाँ पंचवर्ग लिख दिया हूं, देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसको हम लोग पंचवर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, और त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, इसको कहते हैं पंचवर्ग। ठीक है, पंचवर्ग कहते हैं। तो इसको सबसे पहले देखिए, इन अक्षरों की, इन व्यंजनों को ना, इन व्यंजनों के अंतिम में जो है ये क्या है, ये पंचम अक्षर के सबसे अंतिम ध्वनि में देखेंगे यहाँ पर अंग, य, अण, न, म का जो उच्चारण होता है, यहाँ म है, तो इसी को दर्शाने के लिए ये इसका क्या कहेंगे, ये अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे यहां पर, जैसे मान लिया जाए यहां पर क में, जैसे क में लगा है कंपन, किसमें लगा है, क में, कंपन, कंपन, नाक से ध्वनि निकल रही है, कंपन, है ना। उसी प्रकार से जैसे इसी को ले लेते हैं गणतंत्र, 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 तंत्र में लग गया। इसमें देखिए आप जो है, जैसे यहां पर क में लगा है ना, क में लगा है, तो जब भी अगर हम इसको लिखेंगे तो अंग का उच्चारण करें, कंपन, ऐसा है ना। उसी प्रकार जैसे त में लगा हुआ है ना, प के पहले, जैसे इसको आप ये समझ सकते हैं, जैसे प है, ये कौन सा अक्षर है, प है, तो कौन सा अक्षर है, प है। तो जिस अक्षर में लगा है या जिस वर्ण में लगा है अनुस्वर, उसके बाद वाला जो अक्षर हम देखेंगे, जैसे प हो गया, इसके आगे वाला कौन सा है, प है। तो प का क्या है, सबसे अंतिम का वर्ण, जैसे प है, प का सबसे अंतिम वर्ण क्या हो गया, म, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, म का उच्चारण होगा। उसी प्रकार से गणतंत्र, ये त ना, यहां पर त का है, तो त में लगा है, तो त से पहले त वर्ण के लास्ट में क्या है, न है, तो यहां पर गणतंत्र, न का उच्चारण है, यहां प है इसलिए म का उच्चारण हो रहा है। इसी तरह से जो भी शब्द लिखा जाता है, जैसे यहां पर देखेंगे जंगल, एक ग है, कौन सा है, ये है, अंग का उच्चारण, जंग, अंग, इसका उच्चारण हो रहा है, जंगल, है ना। उसी प्रकार यहाँ त्र है, तो त का हो जाएगा। इसी प्रकार जो है, जब भी इसका उच्चारण होता है, तो आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान देंगे कि जो पंचवर्ण होता है, उसके सबसे अंतिम का जो वर्ण होता है, उसका उच्चारण किया जाता है। समझ में आया?